सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है एंजल कर्व, एंजल वक्र। A 19th century German statistician Ernest Engel made an empirical study of family budgets to draw conclusion about the pattern of consumption expenditure. 19वीं शताब्दी की जर्मन सांख्यिकीविद थी जिनका नाम था अर्नेट एंजल। उन्होंने एक प्रयोगविद स्टडी की, एक प्रायोगिक अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया? फैमिली बजट्स पर, पारिवारिक जो बजट होते हैं उन पर अध्ययन किया। उन्होंने ये निष्कर्ष निकालना चाहा, ये कंक्लूजन निकालना चाहा कि जो उपभोग पर खर्चा होता है, जो उपभोग पर हम खर्च करते हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उपभोग पर खर्च किस प्रकार होता है। अकॉर्डिंग टू एंजल स्टडीज, एज द इनकम ऑफ अ फैमिली इंक्रीज, एंजल की स्टडी के अनुसार जैसे ही किसी परिवार की आय में वृद्धि होती है, द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इनकम स्पेंट ऑन नेसेसिटीज सच एज फूड फॉल्स एंड स्पेंट ऑन लग्जरीज इंक्रीजेस। देखिए, 19वीं शताब्दी की एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन थी, एक जर्मन सांख्यिकीविद थे जिनका नाम एंजल था। उन्होंने ये स्टडी करनी चाहिए कि जो पारिवारिक बजट होते हैं, जो परिवार होता है, वो उपभोग पर खर्च किस प्रकार करता है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही किसी परिवार की आय में वृद्धि होती है, जैसे ही किसी परिवार की आय में वृद्धि होती है, तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे भोजन, उस पर खर्च इतना नहीं बढ़ता, लेकिन जो विलासिता की वस्तुएं हैं उस पर खर्च बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूजन ये था कि जो नेसेसिटीज गुड हैं उन पर खर्च का जो प्रोपोर्शन है वो उतना नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो लग्जरीज हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पर खर्च बढ़ जाता है। एंजल लॉ एंड assumption. This change in the pattern of consumption expenditure with the rise in income of the families has been called Angel law. अब कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एंजल नियम क्या है, एंजल का लॉ क्या है। तो एंजल लॉ कहता है कि द चेंज इन द पैटर्न ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग का जो खर्चा है उसके पैटर्न में, उसकी प्रवृत्तियों में जो बदलाव आता है, विद द राइज इन इनकम ऑफ द फैमिलीज, किसी परिवार की आय में वृद्धि होने पर उपभोग पर होने वाले खर्च की जो प्रवृत्ति है उसमें जो चेंज आता है, उसे कहते हैं हम एंजल लॉ। मान लीजिए किसी परिवार की आय 10,000 थी, अब उस परिवार की आय 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाती है, तो वो भोजन पर खर्चा इतना नहीं बढ़ाते जितना लग्जरीज पर बढ़ाते हैं। तो वो सोचेंगे कि धीरे धीरे पैसा सेव करके हम कोई व्हीकल ले लें, पैसा जो है वो विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करना पसंद करते हैं, ऐसा स्टैटिस्टिशियन एंजल ने कहा। अजम्पशंस क्या है, मान्यताएं क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई भी नियम है उसके लिए मान्यताओं का होना अनिवार्य है। हम कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं, फिर किसी नियम को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम सभी वेरिएबल्स को, हम जितने भी चर हैं उसको कांस्टेंट ना रखें तो नियम जो है वो बाधित होगा। तो हम ये मान्यता लेकर चलते हैं कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट, कि जो वस्तु की कीमतें हैं और उपभोक्ता की प्रायिकताएं हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, स्थिर रहेंगी। एंजल कर्व ऑफ अ लग्जरी गुड्स, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आईसीसी पढ़ाया है, इनकम कंजप्शन कर्व पढ़ाया है, आय उपभोग वक्र, जिसमें मैंने आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दो वस्तुएं पढ़ाई थी कि अगर इनकम कंजप्शन कर्व बनाना है, हमने आईसीसी बनाना है, तो इस पर भी वस्तु लेंगे और वाई पर भी वस्तु लेंगे। लेकिन जो एंजल कर्व है उस पर क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर तो हम एक गुड लेंगे, मतलब एक अक्ष पर एक वस्तु लेंगे और एक अक्ष पर क्या लेंगे, इनकम लेंगे। अगर एक्स अक्ष है तो एक्स गुड ले ली और इनकम ले ली, आय ले ली। एंजल कर्व ऑफ अ लग्जरी गुड्स, जो विलासिता की वस्तुएं हैं उस पर एंजल कर्व किस प्रकार होगा, आइए हम जानते हैं। क्योंकि जो एंजल वक्र है वो इनकम का वस्तुओं के प्रति रिलेशन को बताता है कि इनकम इंक्रीज होगी तो वस्तुओं की प्रवृत्ति कैसी होगी, जबकि जो आईसीसी है, आय उपभोग वक्र है, वो ये बताता है कि उपभोक्ता के सामने की उन विभिन्न बिंदुओं को जिससे उपभोक्ता विभिन्न आय स्तर पर प्राप्त करता है। अब ये देखिए कि इन उपभोक्ता की जो आय है 300 से 400, 400 से 500, 600, ये कंटिन्यू बढ़ रही है। उपभोक्ता की आय धीरे धीरे बढ़ रही है, 300 से 400 हो गई, 400 से 500, 500 से 600, और जो एक्स गुड है, एक्स वस्तु है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, Q1, Q2 और Q3। अब देखिए, ये जब 500 आई थी तब वस्तु कितनी थी, Q3,
400 Q2, 300 Q1। अब इनिशियल पॉइंट से देखते हैं, ए पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है? ए पॉइंट, जब उपभोक्ता की इनकम 300 रुपये थी, दोबारा सुनिए, जब उपभोक्ता की इनकम 300 रुपये थी तो कितनी वस्तु का परचेज कर रहा था? ओ से लेकर Q1। जैसे ही उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि हुई, 300 से 400 हुई उपभोक्ता की इनकम, तो बस उपभोक्ता ने वस्तु का परचेज OQ1 से बढ़ाकर OQ2 कर दिया। फिर उपभोक्ता की इनकम 400 से बढ़कर 500 हो गई, तो परचेज Q2 से Q3 कर दिया। तो जैसे जैसे उपभोक्ता की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे जो परचेज है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। अब देखिए, आप ए से बी पर उतना गैप नहीं है जितना बी से सी में है, कि जैसे ही उपभोक्ता की इनकम बढ़ रही है तो वो उस पर, लग्जरी गुड्स पर खर्चा क्या है? बढ़ा रहा है। अपवर्ड स्लोपिंग बट इट इज़ कॉनकेव। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि ये स्लोप कैसा होता है? तो अपवर्ड होता है, बढ़ता हुआ स्लोप होता है, बट इट इज़ कॉनकेव। लेकिन ये किसकी आकृति कैसी है? कॉनकेव है। इस प्रकार की आकृति को कॉनकेव आकृति कहती हैं। एज अ कंज्यूमर बिकम्स रिचर, ही परचेज रिलेटिवली मोर ऑफ द कमोडिटी। जैसे ही उपभोक्ता के पास पैसे आते हैं तो वो रिलेटिवली ज़्यादा कमोडिटी को खरीदना पसंद करता है। एट अ इंक्रीजिंग रेट, किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, बढ़ती हुई दर से। अपवर्ड स्लोपिंग, बढ़ता हुआ होता है, बट इट इज़ कॉनकेव, लेकिन इसकी आकृति कैसी होती है? कॉनकेव होती है। एज अ कंज्यूमर बिकम्स रिचर, जैसे उपभोक्ता के आय में वृद्धि होती है तो वो इन वस्तुओं की अधिक मात्रा को खरीदना पसंद करेगा। तो ये था एंजल कर्व ऑफ अ लग्जरी गुड। विलासिता वस्तुओं की स्थिति में एंजल वक्र किस प्रकार बनता है, ये डायग्राम है। ये जो टॉपिक है ये BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी है और MA प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। दोनों क्लासेस में ये टॉपिक लगता है, एंजल कर्व, एंजल वक्र। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर में आपके ये टॉपिक आएगा, एंजल कर्व। कई बार जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजल लो? एंजल लो क्या है? एंजल कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड। लग्जरी गुड्स के बाद हम स्टडी करेंगे एंजल कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड, यानी जो घटिया वस्तुएं हैं उसकी स्थिति में एंजल वक्र किस प्रकार होता है। अब आप देखिए कि एक्स अक्ष पर क्या लेंगे हम? एक्स वस्तु, और वाई अक्ष पर क्या लेंगे? इनकम, यानी आय। अब देखिए कि जब उपभोक्ता की इनकम 300 रुपये थी, उपभोक्ता की इनकम 300 रुपये थी, तो जो घटिया वस्तु है हम O से X1 तक परचेज कर रहे थे, O से X1 तक परचेज कर रहे थे। अब देखिए कि हम, मान लीजिए हम घर में डालडा घी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो बहुत कम है। जैसे ही हम इनकम बढ़ती है तो हम ये सोचते हैं कि डालडा घी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, हम जो है एक अच्छा घी यूज़ करते हैं, हम इसकी जो डालडा घी की कंजप्शन है वो कम कर देते हैं। तो इसी प्रकार उपभोक्ता की भी यही प्रवृत्ति होती है। जब उसकी इनकम 300 रुपये थी तो वो किसी वस्तु का कंजप्शन O से लेकर X1 तक कर रहा था। जैसे ही इनकम बढ़ती है तो उस वस्तु का कंजप्शन, क्योंकि वो घटिया है इसलिए उसका कंजप्शन कम कर देता है। अब उसका कंजप्शन करेगा O से लेकर X2 तक, O से लेकर X2 तक। फिर जब इनकम 400 से बढ़कर 500 रुपये हो गई, 400 से बढ़कर कितना हो गया? 500 रुपये हो गया, तो अब जो कंजप्शन का स्तर है वो X2 से कम होकर कितना हो जाएगा? X3। OX2 से कम होकर कहाँ तक रह जाएगा? ये OX3। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है हम घटिया वस्तु को छोड़ते जा रहे हैं, उसकी जगह हम अच्छी चीज़ अडॉप्ट करते हैं, अच्छी वस्तु को लेना पसंद करते हैं। जब हम एंजल कर्व ड्रॉ करेंगे फॉर एन इंफीरियर गुड के लिए, घटिया वस्तु की स्थिति में जब हम एंजल वक्र को ड्रॉ करते हैं तो उसका डायग्राम कैसे बनता है, आइए देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में कौन सा पॉइंट आया? ए पॉइंट आया। जब हमारी इनकम कितने रुपए थी? 300 रुपये थी, और एक्स फूड का कितना कंजप्शन कर रहे थे? O से लेकर X1 तक कंजप्शन कर रहे थे। इनकम थी 300 रुपये और कंजप्शन था O से लेकर X1 तक। तो ये पॉइंट आया ए पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पर। फिर इनकम हुई 400 रुपये और कंजप्शन कर रहे हैं O से लेकर X2 तक, पॉइंट आया बी पॉइंट। इनकम हुई 500 रुपये, फिर कंजप्शन कर रहे हैं O से लेकर X3 तक, पॉइंट आया सी पॉइंट। यदि हम A, B और C इन तीनों बिंदु को मिलाते हैं तो डायग्राम कैसे बनता है? बैकवर्ड बैंडिंग। कैसे बनता है? बैकवर्ड बैंडिंग, पीछे की ओर मुड़ता हुआ, इस तरह से बैकवर्ड बैंडिंग
पीछे की ओर मुड़ता हुआ, किस वस्तु की स्थिति में? एंजल कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड, घटिया वस्तु की स्थिति में। तो अब तक हमने दो वस्तुओं की स्थिति में एंजल कर्व का अध्ययन किया है, पहली विलासिता की वस्तु की स्थिति में और दूसरा घटिया वस्तु की स्थिति में। अब थर्ड है एंजल कर्व ऑफ अ न्यूट्रल गुड केस। न्यूट्रल वस्तु की स्थिति में एंजल वक्र किस प्रकार होता है? न्यूट्रल वस्तु यानी एक्स गुड, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे सॉल्ट है, नमक है, तो अगर आय बढ़ी चाहे आय कम हो, हम सॉल्ट का कंजप्शन जो है उतना ही रखेंगे। मान लीजिए कि आज 10,000 हम कमा रहे हैं, कल को इनकम जो है वो 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाएगी, तो हम ये इस तरह से नहीं करेंगे कि नमक ज़्यादा खाएंगे, नमक का कंजप्शन हम उतना ही करेंगे। तो देखिए EC ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन है, एक क्षैतिज रेखा है। क्यों आई? आइए समझते हैं। जब हमारी इनकम 300 रुपये थी, जब हमारी इनकम 300 रुपये थी, तब हम वस्तु का OX मात्रा तक कंजप्शन कर रहे थे। जब हमारी इनकम 300 रुपये थी, तब हम वस्तु का OX मात्रा तक कंजप्शन कर रहे थे। इनकम बढ़कर 300 रुपये से 400 रुपये हुई, तब भी हम वस्तु का OX मात्रा तक ही कंजप्शन कर रहे थे। कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग। इनकम जो है वो 400 रुपये से बढ़कर 500 हुई, तब भी हम वस्तु का OX मात्रा तक ही उपभोग कर रहे थे। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे A, B, C पॉइंट्स, इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक वर्टिकल लाइन प्राप्त होगी और वो होगा हमारा एंजल कर्व। ये किस वस्तु की स्थिति में होता है? जो न्यूट्रल है, जो फर्क ही नहीं पड़ेगा जिनकी वस्तुओं के लिए। न्यूट्रल गुड उस वस्तु को कहते हैं उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर हम उस वस्तु का उपभोग ना तो बढ़ाते हैं ना कम करते हैं। अब भाई इनकम कम है तो ऐसा नहीं है कि हम नमक कम खाएंगे, तो नमक का कंजप्शन जो है वो एक न्यूट्रल कंजप्शन है, हम करते ही करते हैं। इसलिए एंजल कर्व ऑफ अ न्यूट्रल गुड की स्थिति में एंजल वक्र कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन एंजल कर्व बनेगा। कई बार आप नेट वगैरह के एग्ज़ाम्स दोगे तो इस तरह से डायग्राम बने आते हैं। ये इस तरह से हुआ, इस तरह से, और ये इस तरह से। ये 3 डायग्राम आपको शो हो रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर यहाँ पर A, B और C। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो ये पहला डायग्राम है ये किस वस्तु की स्थिति में एंजल कर्व, यहाँ पर इनकम लिखा होगा y अक्ष पर इनकम और x अक्ष पर कोई वस्तु लिखी होगी, मान लीजिए x गुड है। सेम इस पर भी इनकम और x गुड, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं बना नहीं पा रही अच्छे से, इनकम और x गुड। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो A डायग्राम में एंजल कर्व है ये किन वस्तु के लिए है, तो आपका क्या आंसर होगा? ये लग्जरी गुड्स के लिए है। किसके लिए है? लग्जरी गुड्स के लिए है। दूसरा, इस तरह से बैकवर्ड बेंडिंग जैसे हमने पढ़ा। तो अगर ये पूछा जाए कि जो B में डायग्राम है एंजल वक्र है ये किन वस्तुओं के लिए है, तो आपका क्या आंसर होगा? ये इंफीरियर गुड्स के लिए है। इंफीरियर गुड्स के लिए है। इंफीरियर गुड्स को कहते हैं हिंदी में घटिया वस्तुएं। ये डायग्राम किसके लिए है? घटिया वस्तुओं के लिए है। और ये जो थर्ड है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, आपसे पूछा जाए कि भाई ये किसके वस्तु के लिए है, तो आपका आंसर होगा ये न्यूट्रल गुड्स के लिए है। किसके लिए है? न्यूट्रल गुड्स के लिए है। तो ये जो तीनों डायग्राम हैं ये हम एंजल वक्र की स्थिति में पढ़ते हैं। दोबारा मैं स्लाइड्स को शो कर रही हूँ जिससे आपको रिमाइंड हो जाए कि आज हमने क्या पढ़ा है। एंजल वक्र, फिर हमने पढ़ा ये कहाँ से थी? जर्मन स्टैटिस्टिशियन थी, एम्पेरिकल स्टडी की कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लेकर कि उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, और ये उनका अध्ययन कहता है कि जब परिवार की आय बढ़ती है तो आवश्यक वस्तुओं पर उपभोग कम होता है और लग्जरी वस्तुओं पर उपभोग बढ़ता है। एंजल नियम जो है इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन के पैटर्न को बताता है, कौन कौन सी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाता है। फिर लग्जरी गुड्स में एंजल कर्व कैसा होता है?
इन्फीरियर में कैसा होता है, न्यूट्रल में कैसा होता है, ये हमने स्टडी की। धन्यवाद।